नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर जानकारी, मार्केट के दिन भर की चाल के बारे में आपको पूरी अपडेट मिलती है और इस आधार पर हम करवाते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। आज के शो में भी होगा यही सब खास और इसके अलावा मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक लिया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए और इसके साथ ही अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म, जो भी आपका नजरिया हो उस आधार पर हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से आपके सवाल पर समाधान लेकर आएंगे। आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट तेजस शाह साहब जुड़ रहे हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार ने रिकवरी तो दिखाई लेकिन उसके बावजूद लाल निशान में बंद हुआ। अब जरा एक्सपर्ट से ही समझेंगे कि ये रिकवरी थोड़ी सी आपको लग रही है कि थोड़ा सा सपोर्ट करती हुई या कुछ और रणनीति रखनी होगी। 25,818 ये लेवल पे क्लोज हुआ निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी 107 अंकों की गिरावट और 58,900 के पार है वो क्लोजिंग हुई। 926, 58,926 के पास। अगर हम आज मिड कैप और स्मॉल कैप की देखें, यानी ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर रहा। आधा परसेंट मिड कैप में दबाव देखने को मिला और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। बात करें अगर हम खासतौर पे निफ्टी के गेनर्स की, तो आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस लगभग 2% चलकर आज निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा एसबीआई लगभग 1.5% की यहाँ पर तेजी रही। हिंडाल्को में देखें लगभग 1.5% ये भी चला। बात करें अगर बाकी स्टॉक्स की, तो आइशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर और कोल इंडिया, ये वो शेयर थे जो कि आज निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में थे। दबाव कहां पे था? 4% टूटा मैक्स हेल्थ का शेयर। मैक्स हेल्थ केयर 4% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। अपोलो है, बात करें तो यहां पर लगभग 2% की गिरावट रही। ट्रेंट में लगभग 1.5% का करेक्शन देखने को मिला। एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ और बजाज ऑटो में 1.25 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। 2001 शेयर दबाव के साथ बंद हुए तो 922 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में जिन्होंने क्लोजिंग ली। तो सबसे पहले तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रिकवरी तो हुई है बाजार में और जिस सपोर्ट को खोज रहा था बाजार 25,800, वो भी एक तरह से इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि एक तरह से लगातार कमजोरी पे ही बाजार बंद हो रहे हैं। तो ऐसे बाजार में कल के लिए यानी कि जब हम गुरुवार को बाजार में उतरें तो क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 25,700 का एक मेजर सपोर्ट है और ऊपर में 26,000 26,050 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 25,700 750 के करीबन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पिछले एक से दो बार निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया था और आज के सत्र में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो सपोर्ट जोन के करीबन ट्रेड करके वापस रिकवरी दिखाई है। तो 25,700 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है कोई मेजर पैनिक है नहीं। मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है जारी रहेगा। अगर 25,700 टूटता है तो हम 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं निफ्टी में। सो वी आर एट अ मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है चांसेस है बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। और फ्राइडे को एक जापान की जो है सेंट्रल बैंक की मीटिंग है जिसमें एक रेट डिसीजन के बारे में एक अनाउंसमेंट आएगा। उसके चलते मुझे लग रहा है एक मेजर डायरेक्शन मिल सकता है मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी पिछले 2 हफ्तों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 58,800 से लेके 59,000 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 60,100 का लेवल सरपास नहीं कर रहा है। तो एक 1,300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर 58,800 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 500 से 800 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं बैंक निफ्टी।
राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल जो है भुवन का है। वोडाफोन आइडिया के 20,000 शेयर इन्होंने लिए हैं, 11 रुपए के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। रुकें या बेचें, ये इन्होंने कहा है कि काफ़ी सब्र रखा, लेकिन बहुत बेहतर जो है वो फ़ायदा यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बताएं स्नेहा जी, वोडाफोन आइडिया क्या सलाह होगी? अभी तो 2600 के फ़ायदे पे हैं। प्रशांत जी, वोडाफोन आइडिया आइडियली अभी होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर इनके एजीआर ड्यूज माफ हो जाते हैं तो ये यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा रैली दे सकता है। डेफिनेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके सब्सक्राइबर्स जो लूज आउट हो रहे हैं, वो जब तक टर्न अराउंड नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी शायद थोड़ी डिफिकल्ट है। बट एटलीस्ट इमीडिएट नियर टर्म में अगर एजीआर ड्यूज माफ होते हैं तो इनके लिए जो इनकी डेट बर्डन है काफी नीचे आ जाएगी, जिससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एक बूस्ट चाहिए। तो मैं इन्हें रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट नियर टर्म में होल्ड करें एंड उसके बाद एक क्वार्टर बाद इसे वापस रिव्यू करें। तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई कमलेश गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, और इन्होंने गार्डन रीच तेजस खरीदारी की हुई है। 10 शेयर हैं इनके पास, 2480 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है। देखिए, गार्डन रीच की बात करें तो ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। ये इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था 2320 से लेके 2325 के करीबन, वो लास्ट वीक ही ब्रेक हो गया है। लगातार स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो उसे स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। कोई पुल बैक का रैली आए तो इस स्टॉक से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कीजिए। अशोक हैं कोलकाता से, और इनका सवाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे है, और दूसरा इनका सवाल टाटा स्टील पे है। दोनों पे इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, इसलिए तेजस मुझे आपके पास ही आना होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 261 शेयर हैं, 403 रुपए के भाव पे लिया है। टाटा स्टील 170 के भाव पे इन्होंने 134 शेयर लिए हैं। दोनों पे शॉर्ट टर्म का नजरिया। तेजस। तो टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का जो स्ट्रक्चर है स्लाइटली पॉजिटिव है। स्टॉक ने कभी 3 वाइट शोल्डर्स का पैटर्न बनाया ना डेली चार्ट, और थोड़ा सा नजरिया अगर इनका लंबी अवधि का है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 162। मुझे लग रहा है मेटल एज अ स्पेस आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में 180 185 तक जा सकता है स्टॉक। तो होल्ड करने की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 162। और बीएल की बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी दिया है रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अगर कोई हल्की सी पुल बैक रैली आती है और स्टॉक 400 के करीब बनाता है, 400 405 के बीच में, तो स्टॉक में से एग्जिट होना चाहिए। तो जो आपका लेवल है 403, ये मान के चलिए कि उसके लेवल के आसपास आए तो आप बीईएल से निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। टाटा स्टील में बने रहने की आपको सलाह। सत्यबीर शर्मा ग्वालियर से इनका सवाल हमारे पास आया है। एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज ये इनके पास हैं, और 740 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया जानना चाहते हैं। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए एचबीडी फाइनेंस में? देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कंपनी अभी तक कंसोलिडेशन फेज में थी। बट अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इनकी एक अच्छी ग्रोथ फेज स्टार्ट होनी चाहिए। कंपनी काफी कुछ प्रायोरिटाइज कर रही थी अपने जो ओवरऑल नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रही थी, जिसके कारण इन्होंने अपने ओवरऑल कलेक्शंस को काफी स्ट्रेंथन किया है। अंडरराइटिंग की जो इनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसको इन्होंने टाइटन किया है। सो एक यहाँ से अब इनका एयूएम अच्छे एक लेवल से होता हुआ दिखाई देगा। एंड यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी, बिकॉज आरबीआई ने इतने जो रेट कट किए उससे क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी काफी नीचे आएगी। तो ओवरऑल फ्रॉम, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो मेरी सलाह रहेगी क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नरेश बर्मन का सवाल लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं, और 1985 इस भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और सिर्फ 2200 का इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना या सेल करना करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तेजस बताएं, ग्लेनमार्क फार्मा पे क्या राय होगी आपकी? मैं इनका नजरिया जानना चाहता हूं कि इनका नजरिया छोटी अवधि का है कि लंबी अवधि का है। शॉर्ट टर्म का ही नजरिया लेकर चल रहा है।
मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया था, तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो 1890 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं, और पोजिशनली अगर बाय किया है तो 1800 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में ये स्टॉक 2050 से लेके 2100 तक भी जा सकता है। तो 2050 से 2100 तक के जो हैं वो नियर टर्म में आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, बने रहिए। राखी कुमारी हैं उत्तराखंड से, इन्होंने सवाल पूछा है। अमरा राजा में इन्होंने खरीदारी की हुई है, और अमरा राजा में इनके जो बाइंग प्राइस है वो 1097, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6000 का नुकसान झेल रही हैं, और इन्होंने खरीदारी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से की थी। बताएं स्नेहा, अमारा राजा लॉन्ग टर्म नज़रिए से क्या कैसा लगता है आपको? बाइंग प्राइस एक बार फिर नोट कर लीजिए, 1097, 1097। बाइंग प्राइस डेफिनेटली इनकी थोड़ी ऊपरी स्तर की है, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो ये डेफिनेटली इसे होल्ड कर सकती है। देखिए, हमारा राजा ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कर रही है, एंड हमारा राजा जो एक बैटरी स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगी। एट द सेम टाइम जो कंपनी ने जो लिथियम आयन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, दो वो एक लॉन्ग केपेक्स है, बट उसके जो नतीजे हैं वो आने वाले कुछ सालों में पता चलेंगे। सो अभी एट द करंट जंक्शन हमें उस इन्वेस्टमेंट्स की उतनी वैल्यू नहीं पता चल रही, बट जैसे जैसे ईवी की मोमेंटम पिकअप होगी, ये बैटरीज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, एंड कंपनी बेनिफिट करेगी। तो लॉन्ग टर्म थीम पर्सपेक्टिव इस बैटरी थीम को प्ले करने के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। नियर टर्म में शायद थोड़ा प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड ऑल, बट ओवरऑल अ गुड कंपनी फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, और राजन अगरकर का सवाल लेते हैं। पुणे महाराष्ट्र से सवाल पूछा इन्होंने। बलरामपुर चीनी पर आ जाना चाहते हैं तेजस। इन्होंने 555 के भाव पे खरीदारी की हुई है बलरामपुर चीनी में, और लॉन्गर टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं क्योंकि नुकसान इनको हो गया है। 555 की खरीदारी बलरामपुर चीनी में, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी भी कुछ पॉजिटिव है नहीं। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक में कोई अच्छी खासी उछाल आती है और स्टॉक 510 तक जाता है तो ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको सलाह ऊपरी स्तरों पर 500 या 510 के स्तर पे आता है तो निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले स्नेहा बताएं, आज वीआईपी शेयर्स कौन कौन से हैं आपके पास? मेरी सबसे पहली पिक है संवर्धना मदरसन। तो जैसे मैंने कहा, ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, स्पेशली पोस्ट जीएसटी। तो जो ऑटो एंड कंपनीज है वो बेनिफिट करेगी, एंड उसमें बेस्ट प्लेस है संवर्धना मदरसन, जिनके पास एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एंड जैसे जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी जो पोर्टफोलियो मिक्स जैसे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, इनकी ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज हो रही है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बेटर आ रही है। सो संवर्धना मदरसन को देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 140। मेरी दूसरी पिक रहेगी एमएनएम फाइनेंशियल। सो एमएनएम फाइनेंशियल डेफिनेटली ऑटो सेल्स जो अक्टूबर नवंबर में जो एक हमने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है, उससे ये बेनिफिट करेगी, और ये मोमेंटम आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू करने वाली है। प्लस एट द सेम टाइम कंपनी अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई कर रही है फ्रॉम दी टू दी नॉन ऑटो सेगमेंट, ताकि थोड़ा सा रिस्क वेल बैलेंस्ड रहे। रिसेंटली उन्होंने इनफैक्ट मनु लाइफ के साथ इंश्योरेंस में जेवी की डील की थी। सो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहाँ पे जो ऑटो सेगमेंट जो 50% प्लस है, वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, प्लस जो नॉन ऑटो सेगमेंट तो एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एमएनएम फाइनेंशियल को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 400। चलिए, तो एमएनएम फाइनेंस 400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एक साल के नज़रिए से आपको खरीदारी करके चलने की सलाह। इसके अलावा संवर्धना मदरसन भी जो है उसमें भी खरीदारी करके चलने की सलाह। यहाँ पर आपको लक्ष्य 140 का रखना है एक साल के अवधि के हिसाब से। तेजस, आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं?
तो प्रशांत जी, आज का जो मैंने पहले स्टॉक चुना है वो ऑटो क्षेत्र से है, अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट टाइम, और देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है, बट ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली यहाँ ऑल टाइम हाई बना रहा है। एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो अशोक लेलैंड में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 155। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 177 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 185 का। और चलिए। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के सत्र में भी देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 151 का, और उसके बाद लगातार एक स्टॉक करेक्शन मोड में चल रहा था, बट पिछले काफी दिनों से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देख के रिवर्सल दिखा रहा है, और आज के सत्र में भी एक अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आई थी। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक रैली कर सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 135। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 150 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 155 का। चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया और अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने की सलाह तेजस की तरफ से। शुक्रिया करेंगे तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो अपने सवाल आप यूट्यूब पर पोस्ट कीजिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।